नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 1 से लेकर 60 प्रश्न देखे थे और आज की इस वीडियो में हम 61 से लेकर 90 तक के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 61वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? विकल्प है ए खरोष्टी लिपि से, बी ब्राह्मी लिपि से, सी चित्र लिपि से या फिर डी गुरुमुखी लिपि से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न नंबर 62, किस लिपि का विकसित रूप ही देवनागरी लिपि है? विकल्प देखिए, ए कुटिल लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि, डी शारदा लिपि। तो यहाँ सही जवाब होगा बी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? यहाँ विकास क्रम दिया हुआ है, ए ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि। इस क्रम में विकास हुआ है या फिर विकल्प बी आप देख सकते हैं, विकल्प सी और विकल्प डी। इनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और फिर उसके बाद में देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 64 देखिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? प्रश्न नंबर 64 में आपको बताना है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। दोस्तों, उत्तर आप कमेंट करके बताते जाए। यहाँ विकल्प देख लेते हैं, ए 50, बी 57, सी 52 और डी 60। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 52। प्रश्न नंबर 65 देखिए, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? ये देवनागरी लिपि के विकास और सुधार से संबंधित बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण सुझाव था। यहाँ सुझाव देने वालों में विकल्प देखिए, ए श्रीनिवास दास, बी महात्मा गांधी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी काका कालेलकर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था कि पंचम वर्ण के स्थान पर आप अनुस्वार का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 66, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया था, वह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह विकल्प है, ए राधा कृष्णन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर बीजी खेर। दोस्तों, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 67 देखिए, देवनागरी लिपि में ए की बारखड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ विकल्प है, ए महात्मा गांधी ने, बी विनोबा भावे ने, सी काका कालेलकर ने या फिर डी तिलक ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी काका कालेलकर ने। प्रश्न नंबर 68, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? विकल्प है, ए काका कालेलकर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सुनीति कुमार चटर्जी ने या फिर डी विनोबा भावे ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सुनीति कुमार चटर्जी। प्रश्न नंबर 69, ए की बारखड़ी निम्न में से किस विद्वान ने तैयार की थी? विकल्प है, ए काका कालेलकर ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी सावरकर बंधुओं ने, डी श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं ने ए की बारखड़ी तैयार की थी। प्रश्न नंबर 70, देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया? तो यहाँ विकल्प है, ए काका कालेलकर ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी सावरकर बंधुओं ने या फिर डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 71, देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय किसे है? विकल्प है, ए महात्मा गांधी को, बी आचार्य विनोबा भावे को, सी काका कालेलकर को या फिर डी तिलक को।
तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी, आचार्य विनोबा भावे को। विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम दिया था। प्रश्न नंबर 72, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त को आपको सेलेक्ट करके उत्तर में बताना है। आप इसका उत्तर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। विकल्प देखिए, ए, देवनागरी लिपि का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। क्या ये सही है? अगर ये कथन अधिक सही है, उपयुक्त है, तो आप इसे उत्तर बता सकते हैं। ऐसे ही बाकी विकल्प देखेंगे। विकल्प बी देखिए, देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है। सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। या फिर डी, देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। तो ये नागरी लिपि के नामकरण से लेकर जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें सबसे उपयुक्त कथन होगा वो है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा यानी नागरी से हुआ है। यानी विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और तीनों की तुलना में ये अधिक उपयुक्त विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 73, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? विकल्प है ए, 1940 ईस्वी में, बी, 1950 ईस्वी में, सी, 1953 ईस्वी में, या फिर डी, 1970 ईस्वी में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1953 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? विकल्प है ए, उच्चारण और लेखन में एकरूपता, बी, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन यानी ध्वन्यात्मकता, सी, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, या फिर डी, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन या ध्वन्यात्मकता। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 350 प्रश्नों की एक सीरीज हम चला रहे हैं। इन प्रश्नों से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर भी वह प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? यहाँ विकल्प है ए, फारसी, बी, गुजराती, सी, देवनागरी, या फिर डी, मराठी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी, देवनागरी। प्रश्न नंबर 76 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो यहाँ विकल्प है ए, गुजराती, बी, कोंकणी, सी, नेपाली, या फिर डी, मराठी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गुजराती। बाकी 3 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है परंतु गुजराती देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। प्रश्न नंबर 77, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? विकल्प है ए, संस्कृत निष्ठ भाषा को, बी, ग्रामीण भाषा को, सी, परिनिष्ठित भाषा को, या फिर डी, कृत्रिम भाषा को। तो यह विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 देखिए, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? विकल्प है ए, 20वीं शताब्दी, बी, 18वीं शताब्दी, सी, 19वीं शताब्दी, या फिर डी, 17वीं शताब्दी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 19वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 79, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? विकल्प है ए, साधारण बोलचाल की भाषा, बी, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, सी, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या फिर डी, जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। प्रश्न नंबर 80, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? विकल्प ए देखिए, राष्ट्रभाषा, बी, राज्य भाषा, सी, संपर्क भाषा, या फिर डी, राजभाषा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, राजभाषा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कंफ्यूजन है या कोई शंका है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 81 देखिए, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है? विकल्प है ए, राजभाषा, बी, राष्ट्रभाषा, सी, मातृभाषा, या फिर डी, मानक भाषा। तो यह सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 82, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए, 10 करोड़, बी, 80 करोड़, सी, 20 करोड़, या फिर डी, 40 करोड़।
तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 80 करोड़। वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 83, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? विकल्प है ए खड़ी बोली हिंदी से, बी ब्रजभाषा से, सी अवधी से, या फिर डी बांगरू से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए खड़ी बोली हिंदी से। खड़ी बोली हिंदी से ही वर्तमान मानक हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 84, राजस्थानी भाषा वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से किस भाषा का अनुसरण करती है? तो विकल्प है ए गुजराती, बी मराठी, सी असमी, या फिर डी बंगाली। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए गुजराती। प्रश्न नंबर 85, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? यहाँ विकल्प है ए 18वीं शताब्दी में, बी 17वीं शताब्दी में, सी 19वीं शताब्दी में, या फिर डी 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप सामने आया था। प्रश्न नंबर 86, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प है ए चांद, बी सुधा, और सी सरस्वती। इसके अलावा विकल्प डी प्रताप। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सरस्वती पत्रिका। प्रश्न नंबर 87, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? विकल्प है ए हिंदी, बी उर्दू, सी फारसी, या फिर डी अरबी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी फारसी। प्रश्न नंबर 88 देखिए, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए मानक भाषा, बी परिनिष्ठित भाषा, सी उपयुक्त दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी उपयुक्त दोनों। यानी भाषा के आदर्श रूप को मानक भाषा या फिर परिनिष्ठित भाषा दोनों ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा रूप के लिए होता है? विकल्प है ए मुस्लिम भाषा के लिए, बी मुस्लिम ग्रंथों की भाषा के लिए, विकल्प सी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, या फिर विकल्प डी खड़ी बोली के पूर्व रूप के लिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए। यानी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता है। प्रश्न नंबर 90, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा, या फिर परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? विकल्प देखिए, ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली हिंदी, सी मानक भाषा, या फिर डी जनभाषा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी मानक भाषा। मानक भाषा को साधु भाषा या फिर टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न यानी 91 से लेकर 120 तक के क्रम के प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।